हेलो साथियों, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी बिहार बोर्ड से 14 फरवरी 2023 को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, खुशखबरी इस बात की है कि एग्ज़ाम से पहले मेरे पास एग्ज़ाम पेपर आ चुका है और हूबहू इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में मिलने वाले हैं। हालांकि एग्ज़ाम पेपर 10 सेट में हो रहा है, जिसमें आपका ए से लेकर जे तक का कोई भी सेट कोड हो सकता है। मेरे पास सेट कोड ए है और विषय कोड इसका 110 दिया गया है। आप सभी को बता दें कि मैट्रिक एग्जाम 2023 में 14 फरवरी को 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर ओएमआर शीट में रंगना होगा। तो आइए जान लेते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से बनाना होगा। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भाग एलोगोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9 और क्यू बराबर आर है तो शेषफल आर का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए, फार्मूला कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान 72 है तो 72 लिखेंगे। उसके बाद में बी क्यू और बी का जो दोस्तों मान है वो 9 है और क्यू का मान 8 है तो 9 गुने 8 लिखेंगे और प्लस में है आर। अब देखिए, 72 का 72, ये 9 अठे कितना होता है जी, तो ये भी 72 हो जाएगा, प्लस में है आर। उसके बाद में क्या करेंगे कि 72, आप जो ये प्लस 72 देख पा रहे हैं, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस 72 हो जाएगा और बराबर में केवल आपको आर बचेगा। अब देखिए, 72 में से 72 को घटा लेंगे तो 0 बचेगा, यानी आर का जो मान हो जाएगा वो 0 के मान के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 0। उसके बाद में कहता है कि मौसा ए बी गुने लसा ए बी बराबर क्या हो जाएगा। तो आप सभी को मालूम होगा कि दो संख्याओं का एसीएफ मौसा गुने लसा होता है, तो राइट ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा ए गुने बी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रूट अंडर 15 है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि रूट अंडर 15 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें 124 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 से लगाएंगे तो 6 दूनी 12 और यहाँ पे 2 दूनी 4 ऐसे हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 31 दूनी 62 हो जाएगा और 31 का यहाँ से गुणनखंड नहीं होता है तो 2 गुने 2 आया, गुने 31 आया। तो हमें केवल 2 का घातांक बताना होगा, तो 2 गुने 2 कितना है जी, 2 का पावर 2 आया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 2। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए, शांत होने के लिए इसका आसान सा ट्रिक क्या होता है कि हर के परिमेयीकरण गुणनखंड करते हैं तो उसका पावर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m यदि आता है तो वह दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया है 3/160 और 3/160 का दशमलव प्रसार शांत होगा। बाकी ए, बी और सी में दिए गए ऑप्शन का दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। अब अगला सवाल कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है, उसका मौसा 5 है, तो संख्याओं का लसा क्या होगा। देखिए, संख्याओं का लसा ज्ञात करने के लिए आप सभी को आसान फार्मूला का यूज करना होगा कि ये होगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा होगा, यानी हम लिखेंगे 1600 बटा 5 करेंगे और इसे कटा देंगे तो 320 मरतबे कट जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 320। उसके बाद में कहता है कि 36 और 84 का मौसा क्या होगा। दोस्तों, हमें क्या करना होगा कि 36 और 84 का मौसा ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे हम 36 लिख सकते हैं और सीधे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 12 तियाँ 36, तो 12 तियाँ 36 लिख दिए हैं। उसके बाद में है 84, तो हम लिख सकते हैं कि 12 चौका 12 तियाँ 36, 12 बचे 60, 12 से 72, 12 सत्ते 84, यानी 7 मत लगा सकते हैं। अब दोनों में कॉमन हमारा 12 मिल गया है, अतः हम कह सकते हैं कि 36 और 84 का मौसा 12 होगा और 12 ऑप्शन सी में दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। एक आसान सा ट्रिक जान लीजिए कि कोई भी ऑप्शन में आपको रूट में ए से लेकर जेड तक का कोई भी अल्फ़ाबेट मिले वो आपका बहुपद नहीं हो सकता है। कोई भी ए से लेकर जेड तक का जो अक्षर है वो बटा में दिखाई दे बहुपद नहीं हो सकता है। और कोई भी चर के ऊपर पावर में 1/2, 3/2 ऐसे करके बटा दिया गया होगा तो ये आपका बहुपद नहीं हो सकता है। यदि आप ऑप्शन सी में देखेंगे तो चर यहाँ पे बटा में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 को देखिए कि यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स में दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फार्मूला होता है जी वह होता है -b/a। अब देखिए b का मान ऑलरेडी -2 है तो माइनस और माइनस मिलकर ये +2 हो जाएगा। a का मान कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे और 2 में यदि 1 से भाग लगा भी देंगे तो भी क्वेश्चन का सही जवाब 2 होगा और 2 यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया जा चुका है। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का शून्य क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने का आसान फार्मूला क्या करेंगे कि फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करते हैं यानी एक्स स्क्वायर और जो माइनस आप 2x देख पा रहे हैं तो -2x के बदले में हमें क्या करना है कि इसमें लिखेंगे प्लस में x कर देते हैं और माइनस में कर देते हैं 3x। इससे क्या होगा कि 1 में से -3 करेंगे तो -2x हो जाएगा और -3 को सेम टू सेम लिखते हैं। दोनों के पास हमारा कॉमन x मिल रहा है तो x को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x+1। यहाँ से -3 को कॉमन करेंगे तो ये भी x प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा x+1। देखिए ये दोनों को एक साथ लिखते हैं, x -3 को एक साथ लिखेंगे। x+1 दोनों में उभयनिष्ठ है तो दोनों में सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखिए x माइनस जो 3 है ये कहीं ना कहीं x बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है जी। और जो x+1 है तो ये x बराबर -1 हो जाएगा। तब 3 कोमा -1 यही क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब अगला सवाल कहता है कि यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के शून्यक हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a होता है। अब b का मान देखिएगा तो ऑलरेडी b है तो -b लिखेंगे। a के बदले में भी a दिया गया है तो क्वेश्चन का सही जवाब -b/a होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि यदि त्रिघात बहुपद 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x माइनस 2 के शून्य अल्फा बीटा और गामा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। आप सभी को बता दें कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का जो फार्मूला होता है वह होता है दोस्तों -d/a। अब देखिए डी का मान ऑलरेडी यहाँ पे माइनस में दिया गया है तो हम लिखेंगे माइनस और माइनस मिलकर ये +2 हो जाएगा और ए का मान दोस्तों कितना है तो 2 है। जब 2 से 2 कटा देंगे तो प्राप्त संख्या 1 होगा। अतः क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी 1। उसके बाद में अगला सवाल भी काफ़ी ही ज़्यादा लाजवाब है। वो कहता है कि यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात यदि 4 है तो gx का घात 2 है तो px/gx का घात क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहता है कि px/gx यानी इसका जो x का घात है पहले वाला क्वेश्चन का 4 है और दूसरा x का जो घात है दूसरे वाला क्वेश्चन का वो कितना है दोस्तों 2 है। तो यहाँ पे घात घातांक का एक फार्मूला होता है कि जब भी x का पावर कुछ अन्य संख्या दिया गया है और x का पावर कोई अन्य संख्या दिया गया हो तो जो इसका फार्मूला होता है वो होता है x इंटू m प्लस n होता है। यानी x को x लिखेंगे और सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होता है। उसके बाद में 4 - 2 करेंगे तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। यानी इसका आंसर भी आपका आ जाएगा 2। सिंपल तरीका करना है, 4 में से 2 माइनस करना है, आपका आंसर 2 आएगा। उसके बाद में कहता है कि एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम धन पूर्णांक के रूप में क्या हो जाएगा। तो ये आपका क्लास 10th का जो आपका NCERT मैथमेटिक्स है उसी में क्वेश्चन दिया गया था कि सिद्ध कीजिए कि धनात्मक पूर्णांक 6 + 1 6 + 3 के रूप में होता है। तो 6 + 1 तो नहीं दिया गया लेकिन 6 + 3 दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल है। कहता है कि बहुपद 3x³ - 5x² - 11x - 3 का घात क्या होगा। देखिए इसमें क्या करना है कि अधिकतम घातांक की संख्या आपको देखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 को देखिएगा तो 3x³ दिया गया है यानी x पर अधिकतम पावर कितना है तो आपका आंसर 3 है, इसलिए आपका घातों की संख्या भी 3 होगा। उसके बाद में कहता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 1 और 1 है तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा। अब देखिए द्विघात बहुपद का शून्यक यहाँ पे दिया गया है और द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में होता है दोस्तों अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए x² माइनस अल्फ़ा का मान हम 1 मानेंगे, बीटा का मान भी 1 मानेंगे, इंटू एक्स लिखेंगे
और 1 गुने 1 लिखेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इसके साथ x है और 1 में 1 से गुना करने पे 1 होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक संख्या है। दोस्तों यौगिक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो संख्या भाज्य संख्या हो। यदि आप ऑप्शन 13 को देखिएगा तो यौगिक रूट संख्या है क्योंकि अभाज्य संख्या है। ऑप्शन बी में भी अभाज्य है, ऑप्शन डी में भी अभाज्य संख्या दिया गया है, लेकिन ऑप्शन सी में दिया गया 32 और 32 एक भाज्य संख्या होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है, यानी कोई ऐसा युग्म को देखना हो जिसमें से एक दूसरे का आपका भागफल नहीं आता होगा। तो यदि हम ऑप्शन ए को देखेंगे तो 14 कम 14 और यहाँ पे 7 दूनी 14 और 7 में 35, ये तो हो सकता है। ऑप्शन सी में देख रहे हैं तो 31 दिया गया और 93 दिया गया, 31 से कम 31 और 31 या 93। 32 को देखिएगा तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 31 दूनी 62 हो जाएगा, लेकिन 18 एक ऐसी ऑप्शन दिया गया है कि 9 दूनी 18 तो फिर 25 में 2 से भाग तो लगेगा नहीं, तो यही आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी सह अभाज्य संख्या क्या होगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि यदि बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस के शून्यक एक दूसरे के व्यतिक्रम है तो k का मान क्या होगा। क्या करेंगे कि जब शून्यक एक दूसरे का व्यतिक्रम है तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहला शून्यक यदि अल्फा है तो दूसरा शून्यक 1/अल्फा होगा, और अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है जी वो c/a होता है ना जी। यहाँ पे व्यतिक्रम के बदले में हमें क्या लिखना होगा कि 1/अल्फा लिखना होगा, इसका फॉर्मूला c/a होगा। अब देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, c का मान यहाँ पे k दे रखा है और a का मान है 3। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा, यानी k में 1 से गुणा करेंगे तो k हो जाएगा और 3 में यदि 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार से k का जो मान आने वाला है वो 3 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो c1/c2 के, तब समीकरण निकाय का क्या हल होता है। याद रखिएगा कि जब भी तीनों रैखिक समीकरण का युग्म बराबर हो, यानी a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2 को, तो वैसे स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होता है, यानी अनगिनत हल होता है। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए। क्वेश्चन 21 कहता है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 के वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में कितने हल होंगे। मान लेते हैं कि यदि हम x बराबर 8 लिखेंगे तो प्लस वाई है तो इधर जाकर ये माइनस वाई हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि x बराबर 8 का मान y का मान यदि 1 रखते हैं तो इसका 7 आंसर आएगा, y का मान यदि हम 2 रखते हैं तो इसका 6 आंसर आएगा। तो इस प्रकार से जब जब हम y का मान रखेंगे तो अनेक प्रकार के इसका आंसर आ सकती है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अनगिनत हल होगा। उसके बाद में कहता है कि यदि 29x प्लस 37y बराबर 103 और 37x प्लस 29y बराबर 95 है, तब x और y का मान क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम पेपर में पूछे जाएंगे तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि ऑप्शन से बना लेना है। ऑप्शन में ए और बी का मान पुट करके बैठा लेना है, देख लेना है, चेक कर लेना है कि उतना आंसर आ गया तो सही, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि 29x दिया गया है तो हम क्या करेंगे, 29x का मान 1 है तो 1 से गुना करेंगे, फिर 37y यानी 37 गुने y का मान 2 है तो 2 लिखेंगे। हम पहला ऑप्शन से बना रहे हैं ना जी। और बराबर में कितना है जी, तो बराबर में है 103 तो हम 103 लिखना है। देखिए 29 में 1 से गुणा करने पे 29 होता है, 37 में 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 4 कैरी 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 9 4 13 का 3 हाथ में आ जाएगा 1 और 7 2 9 और 1 10। देखिए 103 के बराबर आ गया ना जी। तो पहला ऑप्शन से x और y का मान बैठाने पे 103 आ जा रहा है, अतः क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए अगला सवाल काफ़ी ज़्यादा सिंपल पूछा गया है कि एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र हमेशा निरूपित करता
है। तो जब जब एक घातीय का पूछा जाएगा तो ये एक सरल रेखा में निरूपित करता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय के एक्स माइनस वाई बराबर 2 और 6x-2y बराबर 3 का अद्वितीय हल होगा। देखिए अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 और बराबर करना होता है b1/b2 के। a1 का मान इसमें k है तो हम k लिखेंगे, a2 का मान यहाँ पे 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर b1 का मान देखेंगे तो कुछ भी नहीं है तो -1 मानेंगे, और b2 का मान ही -2 है। देखिए माइनस माइनस कर जाएगा, अब ऐसे ही हमें गुना कर देना है। यदि हम k में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2k हो जाएगा, और 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6k हो जाएगा, यानी 2 के बराबर होगा दोस्तों 6। यदि हम k बराबर लिखेंगे 6 तो 2 गुना में है तो भाग में हो जाएगा, और 3 दूनी 6 कट जाएगा, यानी k का जो मान है वो यहाँ पे 3 नहीं होगा, यानी डज नॉट इक्वल टू वाला आंसर सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अब चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 25 क्या कहता है कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर रेखाएं हैं तो हलों की संख्या कितनी हो जाएगी। याद रखिएगा कि जब भी दो चर में दो रैखिक समीकरण का आलेख यदि समानांतर रेखा होगा तो सिर्फ और सिर्फ उसका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि जब समानांतर रेखा है ही नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका कोई हल नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन बी होने वाला है, इनमें से कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 14 फरवरी 2023 को पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 25 तक का ऐसा इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 14 फरवरी के एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो सीरीज को देखने के लिए मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपसे ना छूटे और आप भी एग्जाम पेपर में गर्दा उड़ा सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।